नमस्कार दोस्तों, हमारे पसंदीदा YouTube चैनल क्लोज डेस्टिनेशन में हिंदुस्तान के सभी छात्र भाई बहनों को मैं लक्ष्मण चौहान हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है द इजीएस्ट एंड पैरामाउंट मेथड टू आइडेंटिफाई टेंसेज इन इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में टेंस को पहचानने की सबसे आसान विधि। वो कौन सी विधि है दोस्तों? आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। हम आपको टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका बताएंगे ताकि आप पलक झपकते किसी वाक्य को देखते ही समझ जाएं कि जो वाक्य लिखा हुआ है ये किस टेंस का है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेंस को पहचानने का अंग्रेजी में तीन तरीका है। तीन तरीके से हम लोग किसी भी वाक्य को किस टेंस में लिखा हुआ है उसको हम पहचानते हैं। जो तीन तरीका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं। क्यों, कौन से तीन तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग किसी भी अंग्रेजी के वाक्य को आसानी से समझ लेते हैं कि ये किस टेंस में लिखा हुआ है। तो पहला तरीका है दोस्तों, मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है इसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, उनकी मदद से हम लोग टेंस को पहचानते हैं। दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाओं की मदद से हम लोग टेंस को पहचानते हैं। और हमारी तीसरी विधि है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम को टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो यही तीन विधियां हैं दोस्तों जिनकी मदद से हम लोग किसी भी लिखे हुए अंग्रेजी के वाक्य को आसानी से समझ लेते हैं कि जो वाक्य लिखा हुआ है किस टेंस का है। प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पर एक कोशिश कर रहे हैं कि जब टेंस का शुरुआत होगा उससे पहले टेंस से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके मदद से जब टेंस शुरू होगा तो आपको टेंस को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हर कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यही तीन विधि है जिसके मदद से हम लोग किसी भी अंग्रेजी के वाक्य को समझ लेते हैं कि जो वाक्य लिखा हुआ है किस टेंस में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जब मेन वर्ब के फॉर्म से हम लोग टेंस को पहचानते हैं तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। ये बहुत जरूरी है जानना कि मुख्य क्रियाओं के कितने सब फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों मेन वर्ब के सभी 5 फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। दोस्तों वर्ब को 5 फॉर्म बनाया गया है, यानी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। इसमें से मुख्य रूप से पहला, दूसरा और तीसरा यही मेन फॉर्म होते हैं, इसके मुख्य फॉर्म होते हैं। इस 3 फॉर्म में से जो पहला है V1, इसी के आधार पर वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म तैयार किया जाता है। वर्ब के पहले फॉर्म के आधार पर वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ब के ये 5 फॉर्म होते हैं इनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो वर्ब का पहला फॉर्म जो V1 के नाम से जाना जाता है, इसका एक नाम है प्रेजेंट फॉर्म और इसका एक और नाम है इंडेफिनिट फॉर्म।
उसी प्रकार से जो V2 है वर्ब का दूसरा रूप, ये वर्ब के ऊपर जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ये इसका रूप है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो वर्ब का जो दूसरा रूप है इसका एक नाम है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और दूसरा इसका एक नाम है इंडेफिनिट फॉर्म। इसको दो नाम से जाना जाता है, एक पास्ट फॉर्म और दूसरा इंडेफिनिट फॉर्म। वर्ब का तीसरा जो फॉर्म है इसका एक नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और इसका एक और नाम है परफेक्ट फॉर्म। वर्ब का चौथा फॉर्म का एक नाम है कंटिन्यूअस फॉर्म, इसका एक और नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और इसका एक और नाम है आईएनजी फॉर्म। इसके तीन नाम हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म के नाम से जाना जाता है, परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है और आईएनजी फॉर्म के नाम से जाना जाता है वर्ब का चौथा रूप। उसी प्रकार से वर्ब के पांचवें रूप को इंडेफिनिट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम है सिंगुलर फॉर्म और इसका एक और नाम है एस और ईएस फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म की बात हुई है। वर्ब के पांचवें फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म कहा गया। इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों, वर्ब का जो पांचवा रूप है ये सदैव सिंगुलर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। वर्ब का जो पांचवा फॉर्म है ये सदैव सिंगुलर होता है। इस फॉर्म के अंदर आने वाले जितने वर्ब हैं इनका प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म के रूप में नहीं होता, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं होता। इनका जब भी प्रयोग होता है सिंगुलर फॉर्म के रूप में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। वह भी सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है? ही, सी, इट प्लस नाउन। यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो वर्ब का पांचवा रूप है इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। वो कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट? जो तृतीय पुरुष के अंदर एक वचन आते हैं, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, सिर्फ इसी के साथ ये वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग किया जाता है। ये सदैव सिंगुलर होता है। तो दोस्तों क्या सवाल उठता है कि अगर वर्ब का पांचवा रूप सदैव सिंगुलर होता है तो ये जो बचे हुए चार फॉर्म हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये क्या सदैव प्लूरल होते हैं? नहीं दोस्तों, ये सदैव प्लूरल नहीं होते। जब इनका प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है तब ये प्लूरल बन जाते हैं और जब सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तब ये सिंगुलर हो जाते हैं। आइए एक उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। जैसे यहां पर मैं एक वर्ब लिख दूं, गो, वेंट इसका दूसरा रूप, गोन तीसरा इसका रूप, गोइंग चौथा और पांचवा इसका रूप होता है गोज। हमने बताया दोस्तों कि वर्ब का पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये सदैव प्लूरल नहीं होते। ये जब प्लूरल सब्जेक्ट साथ इनका प्रयोग होता है तब ही ये प्लूरल कहलाते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल तो यही बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तब उससे स्पष्ट होता है कि जब इनका प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा तो ये सिंगुलर होंगे और जब इसका प्रयोग प्लूरल के साथ होगा तो प्लूरल हो गया। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं I play टेनिस और we play टेनिस। ये दोनों वाक्यों में सेम वर्ब है प्ले, लेकिन हमारा सब्जेक्ट सेम नहीं है। पहले वाले में ये आई सिंगुलर है और वी प्लूरल। तब इस आई के साथ जब प्ले लगाते ये सिंगुलर हो गया और जब इसका प्रयोग प्ले शब्द का प्रयोग वी के साथ हुआ तब ये बन गया प्लूरल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी की मदद से हम लोग
टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, टेंस को पहचानने की विधि को सीखते हैं। दोस्तों यहां पर एक चीज जान लेना जरूरी है कि जब किसी वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हो और उसके साथ साथ मुख्य क्रिया भी वाक्य में हो, तब सहायक क्रियाएं सिर्फ समय को बताती हैं कि वो जो कार्य हो रहा है वो किस समय हो रहा है। फिर से सुनिए, अगर किसी वाक्य में सहायक क्रिया के प्रयोग के साथ साथ उस वाक्य में मुख्य क्रिया भी है, अर्थात सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों है, तो उस स्थिति में सहायक क्रियाएं सिर्फ समय को बताती हैं। हमने कल के वीडियो में बताया था कि समय 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये बताती हैं कि जो कार्य होता है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, न फ्यूचर में हो रहा है। सहायक क्रियाएं सिर्फ समय को बताती हैं और वो कार्य किस तरह से हो रहा है, कार्य होने की स्थिति क्या है, ये बताती हैं मुख्य क्रियाएं। लेकिन जब किसी वाक्य में कोई मेन वर्ब ना हो और सिर्फ एक ही सहायक क्रिया हो, मुख्य क्रिया ना हो, तब उस स्थिति में वो सहायक क्रियाएं स्वतः ही मुख्य क्रिया के रोल में होती हैं। क्योंकि जितनी हमारी सहायक क्रियाएं हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव के आने वाले जितने हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, वो सहायक क्रिया के साथ साथ मुख्य क्रिया के भूमिका में भी होते हैं। जब सहायक क्रियाएं सहायक क्रिया के रूप में होती, बड़ी बात बता रहा हूं, जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब के रोल में होती हैं, तब उस वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फॉर्म नहीं होता। लेकिन वही हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब के रोल में होती हैं, तब उनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा फॉर्म होता है। तो दोस्तों हम आपको बताए कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब अकेले है, उसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तब वह समय को भी बताती है और कार्य होने की स्थिति को भी दिखाती है। कार्य कितना हो रहा है, कार्य की मात्रा को बताती है। हम लोग जो 4 तरह के एक्शन पढ़ते हैं, उसमें कार्य की मात्रा ही तो पढ़ते हैं कि कार्य जो हो रहा है वो कितनी मात्रा में हो रहा है। तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ होती है, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ समय बताती है और कार्य की मात्रा को मेन वर्ब बताते हैं। लेकिन जब कोई हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के होती हैं, तो वो समय को भी बताती हैं और उस कार्य की मात्रा को भी बताती हैं। ये 2 चीज आपको ध्यान पर रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ हो, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ समय बताती है, और जब वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में हो और उसमें कोई मेन वर्ब ना हो, तब उस स्थिति में हेल्पिंग वर्ब समय भी बताती हैं और कार्य होने की मात्रा को भी बताते हैं, यानी उसकी क्वांटिटी को भी बताती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी की मदद से हम लोग कुछ वाक्यों को बोर्ड पर लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो वाक्य लिखा हुआ है ये किस टेंस का है। I buy an umbrella. एक और वाक्य लेते हैं, He writes a book. सीता ate an orange. We have sold our cow.
दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। दोस्तों हमने 5 वाक्य लिया और 5 वाक्य को इसी वर्ब फॉर्म के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये 5 वाक्य लिखा हुआ है ये किस टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले दोस्तों आई बाई एन अम्ब्रेला,